गुड इवनिंग साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 21 और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 के बारे में, जो कहती है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट, यानी सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो ये कहता है कि सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह अव्यक्त शर्त के आधार पर की गई है कि उस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या जो न्यायालय है यह अनुमान कर सकता है कि वह उन परिस्थितियों के अधीन दी गई है कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो उसमें दो बात निकल के आती हैं। पहली बात कि यदि पक्षकारों ने एक्सप्रेसली ये कंडीशन लगाई है कि हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है, जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, उनका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, तो उस बातचीत या कथन करने के दौरान कोई भी एडमिशन जो है वह सिविल केसेस में रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। यानी उस संपूर्ण कन्वर्सेशन, बातचीत या स्टेटमेंट में किए गए एडमिशंस को सिविल केस में यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेस कंडीशन उन्होंने नहीं लगाई है। एक्सप्रेस का मतलब या तो लिखित में या शब्दों में। तो दूसरी पोजीशन क्या है, कोर्ट यह अनुमान करता है कि भाई ये जो एडमिशंस हैं पक्षकारों के द्वारा इन परिस्थितियों के अधीन किए गए हैं कि दोनों पार्टीज आपस में इस बात पर एग्री हो गई थी कि इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सेक्शन जो 23 है ये क्या बात करता है? सेक्शन 23 जो बात करता है वो एक कानून का सिद्धांत है, एडमिशन विदाउट प्रिजुडिस, यानी प्रतिकूल प्रभाव रहित कथन या स्वीकृतियां। कहने का मतलब ऐसे कथन या ऐसे एडमिशंस जो पक्षकारों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कार्रवाइयों के दौरान में जो भी स्टेटमेंट ये किए गए हैं उनका दूसरा पक्षकार सामने वाले पक्षकार को नुकसान पहुंचाने के लिए लाभ नहीं उठा सकता। क्यों बनाया गया ये सिद्धांत? यह सिद्धांत इसलिए बनाया गया है कि न्याय की मंशा ये है कि ज़्यादातर मामले कंप्रोमाइज के माध्यम से निपटाए जा सकें, ज़्यादातर मामले कोर्ट के बाहर ही निपटाए जा सकें। प्रत्येक व्यक्ति ये प्रयास करता है कि न्यायालय की कठिन प्रक्रिया से बच जाए, कोर्ट के चक्कर लगाने से बच जाए, इसलिए सर्वप्रथम वो समझौता करने का प्रयास करता है। वो समाज के गणमान्य नागरिकों के बीच में जाकर पंचायतें बिठाता है, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, कंप्रोमाइज की बातें होती हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षकार नहीं चाहते कि न्यायालय की कठिन प्रक्रिया में वो उलझे रहें और वर्षों न्यायालय के चक्कर काटते रहें। इसलिए जो समझौते का कवच है ये सेक्शन, क्योंकि अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो कभी भी लोग समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि समझौते के दौरान हम जो भी बातें कहेंगे उसका ये कोर्ट में यूज कर लेगा। कई बार होता है ना, देखो भैया मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम साफ साफ ये बात तो मान लो, ये गलती तो तुम्हारी है। सामने वाला कहेगा हाँ भाई गलती मेरी। बोले तुम भी अपनी गलतियाँ मानो, ठीक है मैं भी अपनी गलतियाँ मानने को तैयार हूँ, चलो हम समझौता कर लेते हैं। अब अपनी अपनी गलतियाँ मान ली, अपनी अपनी कमियाँ सामने वालों को बता दी। अब उन कमियों को अगर न्यायालय में चलने वाली कार्रवाई में यूज कर लिया जाएगा तो पक्षकार क्या कभी समझौता करेंगे क्या? पक्षकार कभी भी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए ये धारा समझौते का कवच है, इसलिए इसको कहा गया है एडमिशंस विदाउट प्रिजुडिस, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव रहित कथन। तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब चूंकि हम सेक्शन 23 पढ़ते हैं तो ये क्या कर रहा है, एडमिशंस इन सिविल केसेस, यानी सिविल मामलों में स्वीकृतियां। तो फिर क्या हुआ, ये सेक्शन किस पे लागू होगा? सिविल मामलों पर। ये सेक्शन सिविल मामलों पर लागू होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोसीजर भी है क्या कि जहां पर इस सिद्धांत को, एडमिशन विदाउट प्रिजुडिस को स्थान दिया गया हो? तो हम पढ़ते हैं प्ली बार्गेनिंग सीआरपीसी में। जो सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर था उसका एक सेक्शन था 265 के 265 के। वो क्या कहता है कि भाई
जो प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाइयों के दौरान जो भी कथन किए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट हैं, जो भी रिकॉर्ड हुआ है, उसका यूज केवल उसी चैप्टर के पर्पज के लिए किया जाएगा, अन्य कहीं के लिए नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई अगर फेल हो जाती है तो उन स्टेटमेंट्स का, उन कथनों का यूज किसी भी दूसरी प्रोसीडिंग्स में नहीं किया जाता। क्योंकि प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर क्या कहता है कि मान लीजिए भाई प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई असफल हो जाती है तो फिर न्यायालय वहीं से कार्रवाई शुरू करेगा जहां पर जो वर्तमान ट्रायल को रोका गया था, प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो प्ली बार्गेनिंग की पूरी कार्रवाई को एक तरफ हटा दिया जाएगा और जो ट्रायल चल रही थी वैसे ही चलेगी, और उस ट्रायल में प्ली बार्गेनिंग के दौरान जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, उनका यूज हम साधारण ट्रायल में नहीं कर सकते हैं। तो एडमिशन विदाउट प्रेजुडिस का सिद्धांत जो है वो हमको प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर में भी देखने को मिलता है। हालांकि सेक्शन 23 सिविल मामलों में लागू होता है, लेकिन इसको क्रिमिनल प्रोसीजर में भी स्थान दिया गया है ताकि पक्षकार आपस में समझौता कर सकें, आपस में बार्गेनिंग करके उस मामले को निपटा सकें, ताकि न्यायालयों पर मामलों का बोझ कम हो। तो क्या चीज़ निकल के आई? दो चीज़ें निकल के आई इस सेक्शन में। एक तो ये सेक्शन सिविल मामलों पर लागू होता है, दूसरा सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी यदि वो कंप्रोमाइज की प्रक्रिया के दौरान की गई हो। यानी पक्षकारों ने इस कंडीशन के तहत उसको किया है कि भाई इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या न्यायालय अनुमान कर सकते हैं कि इस परस्पर ये लोग आपस में सहमत हो गए थे कि इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, न्यायालय में आने से पहले पक्षकार एक दूसरे को लिखकर भेजते हैं कि भैया देखिए ये ऐसा ऐसा आपने मेरे साथ किया है और ये है कि मैं ये करने को तैयार हूँ, आप मेरा मामला निपटा दीजिए, नहीं तो मुझे कोर्ट जाने को बाध्य होना पड़ेगा। तो वो नोटिस वगैरह में या परस्पर पत्र के आदान प्रदान जब हम करते हैं तो उन पत्रों में कही गई बात का मकसद ये होता है कि भाई हम उस मामले को बाहर ही निपटा सकें, तो इसलिए उसका एडमिशंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। तो इस सेक्शन की कोई भी बात किसी जो अधिवक्ता भाई हैं, हमारे एडवोकेट्स जो हैं, उन लोगों को ऐसी बात के साक्ष्य से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसके लिए हम उनको सेक्शन 126 में कंपेल कर सकते हैं। तो सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है, अब वह हम देख लेंगे कि वो किस सेक्शन में है। वर्तमान में चूंकि नए सेक्शन में वो आ चुका है, तो 126 में हम उसको कंपेल कर सकते हैं वकील को। कब? तो 126 सेक्शन क्या कहता है हमको ये मालूम होना सबसे पहले जरूरी है। चलिए हम वर्तमान एविडेंस एक्ट का भी वो सेक्शन कौन सा है इसको देख लेते हैं, ताकि क्या है कि समय पर चर्चा करने से वो सेक्शन हमको याद बना रहता है। तो वो जो सेक्शन हमारा है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना 134 में अब वो वर्तमान में वो चीज आ चुकी है। देखिए, तो वर्तमान एविडेंस एक्ट और पुराने एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ते थे कि जो पक्षकार और उसके एडवोकेट्स के बीच में जब चर्चा हुई, कब? जब वो उसको नियोजित करने के लिए आया कि वकील साहब आप मेरा केस ले लीजिए, मेरा आप मामला ले लीजिए। तो अब जब वकील साहब उसका मामला लड़ेंगे तो उससे सारी बातें पूछेंगे, देखिए भाई अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सही से डिफेंस करूं तो आप मुझे सारी बातें बता दीजिए। अब पक्षकार विश्वास में वो सारी बातें अपने वकील साहब को बता देता है, तो वकील साहब उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं अपने पक्षकार की सहमति के बिना, उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है, ऐसी बात से छूट देने वाला नहीं समझा जाएगा जिसके तहत हम उसको 126 में कंपेल कर सकते हैं। तो भैया हम उसको 126 में कंपेल कब कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आप बताइए
विचार कीजिए कब 126 में हम उसको कंपेल कर सकते हैं। तो 126 जो वर्तमान में हमारा 132 में है, 132(1) में उसको कंपेल तब किया जा सकता है जब पक्षकार अपने वकील के पास आता है और उससे कहता है कि मैं भाई क्राइम करने जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कर लेना। तो ऐसी कोई कम्युनिकेशन उसने उसको बताई है जो अपराध को अग्रसर करने जा रहा है, वो 132 नवीन सेक्शन या पुराने 126 में संरक्षित नहीं है। 126 पुराना एविडेंस एक्ट या 132 नया एविडेंस एक्ट कब संरक्षित है? जब वो सारे कार्य वो कर चुका है, अब वकील साहब के पास आया है कि मुझे बचा लीजिए, अब उसके बारे में जो भी कोई चर्चा होती है वो संरक्षित है, उसको डिस्क्लोज वकील साहब नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो वकील साहब आया, वो कह रहा मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, फलाने को मारने जा रहा हूँ, तो ये सुरक्षित नहीं है। ये वकील साहब को बताना पड़ेगा। राज्य का नागरिक होने के नाते उनके ऊपर दायित्व है कि वो पुलिस को खबर करें। एविडेंस में भी उनसे पूछा जा सकता है क्यों इसने तुमको ये बताया था। तो ऐसी चीज़ें जो अपराध को अग्रसर करने के लिए की गई हैं, वो चीज़ें संरक्षित नहीं है। दूसरा, वकील साहब को उसने अपॉइंट कर लिया। अब अपॉइंट करके एक तो वो सारी बातें जो उसने बताई थी, दूसरी बात है जब वकील साहब सारा अध्ययन कर रहे हैं उसके मामले का, तब उन बातों से वकील साहब परिचित हो गए। उन बातों को भी वकील साहब नहीं बता सकते यदि वो उनको अपॉइंट करने से पहले की गई बातें हैं सारी। लेकिन वकील साहब को अपॉइंट किया, अब वकील साहब रिकॉर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, उनको मालूम पड़ता है वकील साहब को कि भाई जब ये मेरे पास कागज लेके आया तब तो उसने 20,000 लिखे थे, आज 20 लाख कैसे हो गए यार। वकील साहब को मालूम पड़ता है कि नहीं, मेरे अपॉइंट करने के बाद में इसने कुछ गड़बड़ की है, ये भी संरक्षित नहीं है। ये वकील साहब को बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 23 का जो स्पष्टीकरण वो जो कहता है कि ऐसे एडमिशंस रिलेवेंट माने जाएंगे जो वकील साहब को अपॉइंट करने के बाद कोई कार्रवाई किए जाने के बारे में किए जा रहे हैं। यानी वकील साहब को अपॉइंट करने आया, उनसे कहता है कि मैं भैया उसको मारने जा रहा हूँ, तो ये एडमिशन संरक्षित नहीं है, जो वकील साहब को बताना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा संपूर्ण प्रयास ये रहता है कि मैं आपको आपकी भाषा में, आप अपने शब्दों में आपको समझाऊं, क्योंकि कानून की भाषा क्लिष्ट है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं आगे आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाकर भेजता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।